इंडिया में पहले जो पेट्रोल बिकता था वो E10 फ्यूल था। माने आपके 1 लीटर पेट्रोल में शुगर केन से बना 10% इथेनॉल मिक्स किया जाता था। हमारी गाड़ियों पर भी इसका कभी कोई मेजर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखा गया, लेकिन अब सरकार ने धीरे धीरे 5 साल पहले अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए 10% को 20% एथेनॉल मिक्स बना दिया। मतलब अब जो फ्यूल अवेलेबल है वो E20 है। उसमें 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया गया है और जल्द ही E27 से E30 के टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ने की बात भी हो रही है। वैसे तो E10 से E20 फ्यूल ट्रांजिशन का टारगेट 2030 तक कंप्लीट होना था, लेकिन 5 साल पहले ही बिफोर टारगेट हमने ये काम कर दिया। लेकिन हमारे वाहनों के इंजन्स लॉन्ग टर्म में इस ब्रांड को कैसे हैंडल करेंगे, इसका कोई कंक्लूसिव डेटा नहीं है। यानी सिंपल शब्दों में अभी तक किसी के पास क्लियर आंसर नहीं है कि 2, 5 या 10 साल बाद हमारी कार्स, स्कूटर्स और बाइक्स पर इसका इंपैक्ट कैसा होगा। जो लोग कार के मामले में एक्स्ट्रा पॉजिटिव हैं, जिनके लिए गाड़ी फैमिली मेंबर्स से कम नहीं होती, वो कह रहे हैं डैमेज ऑलरेडी हमें दिखना शुरू हो गया है। ओनर्स कह रहे हैं हमें चॉइस नहीं मिला, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला और आप आराम से धड़ल्ले से फ्यूल ब्लेंड कर रहे हो। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ गाड़ियों में नॉकिंग साउंड आ रहा है, कई में ब्रेकडाउन्स की कंप्लेंट्स हैं और रिड्यूस्ड माइलेज और रिड्यूस्ड पावर तो अब काफी कॉमन इश्यूज बताए जा रहे हैं। इस एमर्जिंग इशू पर हमने डीप डाइव किया और कुछ क्रिटिकल सवाल निकाले जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए हैं। अगर आपके पास इनके लॉजिकल जवाब हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, अब तक कितनी स्टडीज और कितना रिसर्च हुआ है इस बात पर कि अगर किसी ऐसे इंजन में जो E20 कंप्लाइंट नहीं है, यानी वो गाड़ियां जो 2023 से पहले बनी हैं, अगर उनमें आप E20 फ्यूल इस्तेमाल करें तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा? क्या उन इंजन्स को कोई नुकसान होगा या फिर सब कुछ ठीक रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आपने सरकार की बात मानी और अपनी पुरानी गाड़ी में E20 फ्यूल डलवाना शुरू कर दिया, तो क्या आपकी गाड़ी इंश्योरेंस कवरेज में आएगी या नहीं? क्वेश्चन नंबर 3, अगर कल को सरकार E27 या E30 पेट्रोल ले आए तो क्या फिर से लोगों को नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी? बार बार ऐसी पॉलिसी शिफ्ट क्यों हो रही है और कोई क्लियर रोड मैप क्यों नहीं दिया जा रहा? क्वेश्चन नंबर 4, ब्राजील और यूएसए जैसी कंट्रीज में जब इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की गई तो वहां पुराने वाहनों के लिए पुराना फ्यूल ऑप्शन भी अवेलेबल रहा, लेकिन हमारे यहाँ 2023 से पहले बनी गाड़ियां जो कि E20 कंप्लाइंट नहीं है, उनके लिए पेट्रोल पंप पर ओल्ड फ्यूल की चॉइस ही नहीं मिलती। मतलब लेना है तो E20 लो, नहीं तो घर जाओ, गाड़ी को बेच दो, आग लगा दो। क्या ये अप्रोच फेयर है? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2023 से पहले बनी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां जो कि E20 कंप्लाइंट नहीं है, उनमें मेजर इश्यूज आएंगे। फ्यूल लाइन का प्रॉब्लम होगा, इंजेक्टर्स का प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को प्रॉपरली बताया गया है या बस यूं ही कहा जा रहा है डोंट वरी, ऑल इज वेल? क्वेश्चन नंबर 6, अगर हर 2 से 3 सालों में इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज बदला जाएगा तो फिर पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदने का पॉइंट ही क्या रह जाएगा? प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि किसी भी गाड़ी की लाइफ 5 या 6 साल से ज्यादा की होगी ही नहीं और अब तो सरकार डीजल गाड़ियों में भी ब्लेंडिंग लाने की बात कर रही है। तो क्या इसका मतलब आने वाले समय में पेट्रोल डीजल वाहन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7, अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है तो फ्यूल प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इथेनॉल तो पेट्रोल से सस्ता है, लेकिन इसका बेनिफिट लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्वेश्चन नंबर 8, क्या इसमें कहीं नितिन गडकरी जी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है? क्योंकि एक तरफ वो फ्यूल लॉबी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक शुगर लॉबी भी है और शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनके फैमिली कनेक्शंस भी अक्सर हाईलाइट किए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की नीतियों के नाम पर गडकरी जी पॉलिसी भी बना रहे हैं और प्रॉफिट भी? क्वेश्चन नंबर 9, सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से 1 लाख करोड़ रुपए की सेविंग हुई है। बहुत अच्छा इंटेंशन है, कोई डाउट नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी सेविंग हुई है तो उसका फायदा आम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? लोग तो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके इंजन डैमेज हो रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, तो रियल बेनिफिट किसको मिल रहा है? और आखिरी सवाल, सरकार ने तो पॉलिसी लागू कर दी, लेकिन आम लोगों के पास ऑप्शन क्या है? क्या कोई सोल्यूशन है या फिर हमें बस ये मान लेना होगा कि जो पॉलिसी आई है वो माननी ही पड़ेगी? गडकरी जी ने 2018-19 में एक बयान दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि जब हम पेट्रोल डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर देंगे तो डीजल 50 रुपए और पेट्रोल 55 रुपए में मिलेगा। लेकिन आज की सिचुएशन देख लीजिए, ब्लेंडिंग हो भी चुकी है, 10%, 20%, 27% भी हो जाएगा
लेकिन प्राइस उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उल्टा बढ़ते ही गए हैं। लेकिन अब गडकरी जी से इस मुद्दे पर कोई सवाल कर ले तो वो अनयूजुअली एग्रेसिव हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे एक भी इंजन दिखा दो जो E20 फ्यूल डालने से फेल हुआ हो, बाकी सब बातें बेकार हैं, बकवास है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर नजर डालो तो वहां ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स, पोस्ट और वीडियोस मिल जाएंगे जहां लोग इंजन फेलियर और इंजेक्टर प्रॉब्लम्स की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन गडकरी जी का कहना साफ है, टेक्निकल टेस्ट ये दिखाते हैं कि 20% इथेनॉल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता, और जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो दरअसल पेट्रोल लॉबी की पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। अब उनके लॉजिक पर आते हैं। पहला पॉइंट, देश की इकोनॉमी। गडकरी जी का दावा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत ने फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर लगभग 22 लाख करोड़ बचाए हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी बाद में देखो, देश पैसा बचा रहा है, पहले ये देखो। दूसरा लॉजिक, पोल्यूशन। उनका कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से एमिशंस थोड़े कम हो जाते हैं, मतलब इससे हवा कुछ हद तक साफ हो जाती है। तीसरा लॉजिक, आत्मनिर्भरता। इथेनॉल और बायोफ्यूल जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल्स देश की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब अपनी गाड़ी मत देखो, सेल्फ रिलायंस देखो देश के लिए। चौथा लॉजिक, किसानों का फायदा। उन्होंने खुद बताया कि पहले कॉर्न 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिकता था, अब इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से यही कॉर्न 2600 रुपए तक बिक रहा है। उनका कहना है गाड़ी का नुकसान बाद में देखो, पहले सोचो कि किसान को फायदा मिल रहा है। जैसे सियाचिन पर सोल्जर खड़ा है, वैसे ही खेत में किसान खड़ा है, दोनों के लिए काम होना चाहिए। गडकरी जी ने SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का भी हवाला दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की सारी मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, और SIAM का कहना है कि 1 अप्रैल 2023 से बनी सभी गाड़ियां E20 मटेरियल कंप्लाइंट हैं, यानी मटेरियल वाइज उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से बनी गाड़ियां E20 मटेरियल प्लस परफॉर्मेंस कंप्लाइंट होंगी। मतलब उनकी इंजन ट्यूनिंग भी E20 फ्यूल के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो 2023 से पहले बनी गाड़ियों का फ्यूचर अनसर्टेन है, वो भगवान भरोसे है, लेकिन उसके बाद वाली गाड़ियां धीरे धीरे E20 के लिए कंपेटेबल हो जाएंगी। अब सवाल ये भी उठता है कि E27 या फिर E30 जैसे हायर ब्लेंड्स जब मार्केट में आएंगे तब क्या होगा, इस पर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अखबारों के पन्ने टटोलोगे या फिर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 50 लाख करोड़ की गाड़ियां अनसोल्ड पड़ी हुई हैं। डीलर्स के पास स्टॉक रखने की जगह नहीं बची। तो अगर इस टाइम पर नया फ्यूल ब्रांड इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इन गाड़ियों की सेल्स वापस मूव हो सकती है। SIAM भी खुश, सरकार भी खुश, और आप भी खुश, क्योंकि आप भी किसानों के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। अच्छी बात है। उधर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी तो इस पूरे मुद्दे पर और भी ज्यादा एग्रेसिव नजर आए। उनका कहना है कि ब्राजील में तो सालों से E27 यानी 27% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल चल रहा है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई इंजन फेल हुआ, ना कोई बड़ी शिकायत आई। इवन वहां तो लोग 100% इथेनॉल फ्यूल भी चला रहे हैं। तो फिर भारत में दिक्कत क्यों हो रही है? बेसिकली पुरी जी का आर्ग्यूमेंट ये था कि बस 1 से 2% परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, बाकी ये सारे मीडिया ट्रोल्स हैं जो सारा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अब जब ब्राजील का नाम बार बार लिया जा रहा है तो हमने सोचा चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं, आखिर ब्राजील ने ऐसा क्या खास किया था। देखिए, ब्राजील में इथेनॉल ब्लेंडिंग वाकई में एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन भारत में इसे जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो आधा अधूरा सच है। रियलिटी ये है कि ब्राजील ने ये प्रोग्राम अचानक से इंप्लीमेंट नहीं किया था। वहां लोगों को शुरुआत से ही ऑप्शन दिया गया था कि आपको ब्लेंडेड फ्यूल चाहिए या फिर प्योर पेट्रोल। धीरे धीरे उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मतलब ऐसी गाड़ियां जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर चल सकें। इन गाड़ियों को सरकार ने सब्सिडाइज किया ताकि लोग इंकरेज हों इन्हें खरीदने के लिए। 50 सालों की मेहनत के बाद आज वहां लोग 100% एथेनॉल फ्यूल गाड़ी चला पाते हैं। ये प्रोग्राम 1970s में शुरू हुआ था जब वहां ऑयल क्राइसिस आई थी। उस वक्त ब्राजील ने एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया, मतलब जो काम उन्होंने 50 साल में किया हम उसे 5 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी क्लियर रोड मैप के। भारत में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां प्रॉपरली इंट्रोड्यूस ही नहीं की गई, उल्टा एक कंफ्यूजन बना हुआ है। एक तरफ पेट्रोल लॉबी है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पुश है, और तो और CNG और हाइड्रोजन पर भी फोकस है, और अब एथेनॉल भी आ गया है।
ब्राजील में इथेनॉल को हमेशा एक चीपर ऑल्टरनेटिव दिखाया गया। ब्लेंडेड फ्यूल वहां पेट्रोल से 25 से 30% सस्ता मिलता था। ऊपर से सरकार ने प्राइस सपोर्ट भी दिया। लेकिन भारत में ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन है और ना ही फ्यूल सस्ता है। यहाँ तो आप ब्लेंडेड फ्यूल और प्योर पेट्रोल दोनों का ऑलमोस्ट वही प्राइस चुका रहे हो। इथेनॉल की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अगर आपकी गाड़ी कंपेटेबल हो तो एक्सीलरेशन भी बेहतर हो सकता है। शायद इसी वजह से ब्राजील में जहां फॉर्मूला 1 का इतना क्रेज है, वहां के लोग इसे इतना ज्यादा पसंद भी करने लगे। 1980s तक ब्राजील में बिकने वाली 10 में से 9 गाड़ियां इथेनॉल पर चल रही थी। लेकिन वहां ट्रांसपेरेंसी भी थी। फ्यूल पंप पर जाकर आप खुद चूज कर सकते थे कि आपको किस मिक्सचर का फ्यूल चाहिए और किस प्राइस पर चाहिए। इंडिया में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पंप अटेंडेंट को भी नहीं पता होता कि किस प्रपोर्शन का फ्यूल मिल रहा है। सरकार ने सब कुछ छुपा रखा है। भारत में पिछले महीने अचानक ही E20 इंप्लीमेंट कर दिया गया, वो भी बिना लोगों को प्रॉपरली इन्फॉर्म किए। जब लोगों ने परफॉर्मेंस और माइलेज में कमी नोटिस की, तब जाकर ये बात सामने आई। प्रॉब्लम यह है कि 2023 से पुराने इंटरनल कंबंशन इंजन्स पर इसका कोरोसिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी पुराने व्हीकल्स का डैमेज ऑलमोस्ट तय है। लेकिन व्हीकल्स ओनर्स को इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और अगर आप सोचते हैं कि प्रीमियम फ्यूल खरीदकर बच सकते हो, तो वो भी भ्रम है। इंडियन ऑयल पहले कहती थी कि XP95 या XP100 में ब्लेंडिंग नहीं होगी, लेकिन RTI से खुलासा हुआ कि XP95 में भी ब्लेंडिंग हो रही है। अब शायद XP100 160 रुपए पर लीटर वाला फ्यूल ही एकमात्र ऑप्शन बचा है उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियां पुरानी है। तो हालत अब यह है कि मिडिल क्लास जो पहले से ही 30% टैक्स दे रही है, अब और स्क्वीज हो रही है। ट्रांसपेरेंसी जीरो है और कॉस्ट बर्डन लगातार बढ़ रहा है। यहां सवाल इंटेंशन का नहीं है, इंटेंशन सही है, जैसे कि नोटबंदी या GST का भी इंटेंशन गलत नहीं था। प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में, और एग्जीक्यूशन का तरीका अनफॉर्चुनेटली वही पुराना है। जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट किया गया, बिना तैयारी के और बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए। इस इथेनॉल में एक और दिक्कत है, इसमें हाई वाटर कंटेंट होता है। इसी वजह से आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में काफी ड्रॉप आ जाता है, क्योंकि ये फ्यूल उस तरीके से बर्न नहीं होता जैसा होना चाहिए। अगर आप ठंडी जगह जैसे पहाड़ों में रहते हैं, तो आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा टेम्परेचर पर बर्न होता है। पहले जो 10% मिक्स चल रहा था, उससे आज तक किसी को कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उतना तो इंजन एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके लिए इंजन को स्पेसिफिकली बिल्ड भी नहीं होना होता। लेकिन जब बात E20 की आती है, तो इंजन में जंग लगना एक रियलिटी बन जाती है। पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से पुराने इंजन्स के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है, खास करके उन टू व्हीलर्स के लिए जिनमें हाई ग्रेड एल्यूमिनियम या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे, अगर इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो कार बनाने वाली कंपनियां कुछ तो बोलेंगी ना। हुंडई, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये सब चुप क्यों है? अब देखिए, कार मैन्युफैक्चरर्स कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी जिंदा रहना है, उन्हें भी अपना बिजनेस चलाना है। और अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो शायद कल उन पर ईडी की रेड हो जाएगी। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप एक अलर्ट सिटीजन हैं, तो अपनी पुरानी गाड़ी जो 2023 से पहले बनी हो, उसका मैनुअल निकालिए और पढ़िए। उस मैनुअल में यूजुअली साफ साफ लिखा होगा, डू नॉट यूज गैसोलीन कंटेनिंग मोर देन 10% इथेनॉल। कुछ गाड़ियों की वारंटी में तो ये भी लिखा है कि अगर आपने 10% से ज्यादा एथेनॉल वाला फ्यूल इस्तेमाल किया, तो आपकी इंजन की वारंटी मान्य नहीं होगी। हाल ही में एको इंश्योरेंस के ट्वीट ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी। उन्होंने साफ लिख दिया कि अगर आपने गलत फ्यूल डलवाया और उससे आपका इंजन खराब हो गया, तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। अब ऑब्वियस है, इतनी बड़ी बात सामने आए तो डिस्कशन होना तो तय है। इसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री को भी इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया और कहा कि E20 फ्यूल कार ओल्डर कार्स पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। ये सारी बातें बेबुनियाद है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसी ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट्स लग गए। वहां लोगों ने डेटा और रेफरेंसेस के साथ फैक्ट चेक किया और दिखाया कि हकीकत में पुरानी गाड़ियों पर E20 का एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। यानी ये कोई मैजिक नहीं है कि आप E20, E30 या E50 डालते रहो और पुरानी गाड़ियां हमेशा स्मूथली चलती रहें। अब मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इंडिया की दो सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर कंपनीज हीरो मोटोकॉर्प और TVS दोनों ने एडवाइजरी इशू जारी कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना जरूरी होगा अगर आप उन्हें E20 पर चलाना चाहते हो। इसी तरह शेल
इंडिया ने भी अपने कस्टमर्स को वार्निंग दी है कि E20 फ्यूल से इंजन डैमेज और वारंटी लॉस का खतरा है। यानी धीरे धीरे एविडेंसेस इकट्ठा हो रहा है और जैसे जैसे लोग अपनी पुरानी गाड़ियों में E20 इस्तेमाल करेंगे उनको खुद महसूस होगा कि फर्क कितना बड़ा है। लेकिन असली प्रॉब्लम यही है कि इसका मेजर इंपैक्ट तुरंत सामने नहीं आएगा। इंजन बंद होना, सीज होना या पूरी तरह से कोलैप्स होना, ये सब कुछ सालों बाद दिखाई देगा। और जब तक ये इश्यूज बड़े स्केल पर सामने आएंगे तब तक सरकार आगे बढ़ चुकी होगी, तब तक मीडिया की हेडलाइन भी बदल चुकी होगी। यहाँ इंटेंशन सरकार का बिल्कुल सही है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग और कंप्रेस्ड बायोगैस CBG जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोचिए आज भी इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल और करीब 60% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। तो अगर E20 ब्लेंडिंग से थोड़ा भी फायदा होता है या फिर इंटरनेशनल ऑयल शॉक से थोड़ी भी राहत मिलती है तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड में है। जिस स्पीड और रेकलेस तरीके से ये ट्रांजिशन पुश किया गया है वही असली दिक्कत है। आइडियली ये ट्रांजिशन 2030 तक होना था, तब तक लोगों को टाइम मिल जाता पुरानी गाड़ियां बेचने का, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का और ऑटो कंपनीज को भी नए एडिटिव्स और फ्लेक्स इंजन्स बनाने का। लेकिन सरकार ने टारगेट 5 साल पहले ही प्रीपोन कर दिया और लोगों को अचानक से एक बड़ा झटका दे दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब इतनी जल्दी क्यों किया गया। नितिन गडकरी जी पर आरोप लगे कि शुगर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये जल्दबाजी की, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उनकी फैमिली की कंपनीज इथेनॉल बनाती हैं जैसे पूर्ति ग्रुप, लेकिन उनका कहना है कि वो तो लॉस में चल रही हैं और ये पूरी कंट्रोवर्सी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। अब देखिए, गडकरी जी की सफाई अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी बचता है, क्या हमें चॉइस मिलनी चाहिए थी या नहीं। डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि पेट्रोल पंप पर इंसान खुद डिसाइड करे E5, E10, E20 जो उसकी गाड़ी के इंजन के हिसाब से कंपैटिबल हो। ब्राजील में ये मॉडल सालों से चलता आया है। फ्लेक्स इंजन्स होते हैं और लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्यूल डालना है। लेकिन इंडिया में यहाँ सिचुएशन उल्टी है। गडकरी जी खुद कहते हैं कि क्लैरिटी आने में और 5 से 8 साल लगेंगे। तब तक पुरानी गाड़ियों वाले या तो महंगे XP100 और पावर 99 जैसे फ्यूल पर शिफ्ट करें या फिर रिस्क लें और धीरे धीरे अपने इंजन को डैमेज करते रहें। तो बॉटम लाइन ये है कि सरकार का इंटेंशन सही था, पैसे बचाने थे, क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी कम करनी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन गड़बड़ हो गया। अगर ब्राजील वाला फॉर्मूला फॉलो किया जाता, फ्लेक्स इंजन्स पहले से लॉन्च किए जाते और लोगों को फ्यूल पंप पर ऑप्शन मिलते तो शायद ये ट्रांजिशन स्मूथ होता। लेकिन अभी सरकार का मॉडल सिंपल है, लेना है तो यही फ्यूल लो, नहीं तो आग लगा दो अपनी गाड़ी में। अगर डिसएग्री करोगे तो आपके ऊपर टैग लग जाएगा, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग और ऊपर से FIR ED का डर। तो आज हालत ये है कि लोगों से बिना पूछे, बिना तैयारी इतनी बड़ी पॉलिसी लागू कर दी गई, लेकिन अब सारा बर्डन गाड़ियों पर है और अगर इंजन सच में सड़कों पर जाम हो गए तो शायद लोग भी सड़कों पर उतरेंगे।